बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान के, और फिर आसिम मुनीर पॉलिसी, मिस्टर काकड़ साहब की कैबिनेट वगैरह वगैरह। जितना आप मुस्तकबिल को जानना चाहते हैं उतने अच्छे तरीके से अगर आप माजी को जानेंगे तो उतना ही आप ज्यादा मुस्तकबिल को अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि मुस्तकबिल क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1971 हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया गया था, पकड़ कर यहाँ पर लिया गया था। मार्च के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसको यहाँ पर भेज दिया गया। 16 दिसंबर के करीब, मतलब 7-8 महीनों के अंदर वो सारा का सारा धड़म तख्ता हो चुका था और फिर पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था 6-7 महीनों के अंदर, क्योंकि बंगालियों को ज्योग्राफी दूर थी, बंगालियों की एक पूरी वेव थी, इंडिया का सपोर्ट था और इंटरनेशनल पावर सूट करते थे। यहाँ पर एक्चुअली में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर इंटरनेशनल पावर सिर्फ एक ही है, उस टाइम पर दो थे। एक ही इंटरनेशनल पावर है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, और उसके इर्द गिर्द सारे ममालिक इस वक्त पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ज्योग्राफी भी इतनी डिवाइडेड नहीं है, एक ही ज्योग्राफी है जिसमें पाकिस्तान आर्मी की बड़ी ही मतलब है ना प्रेजेंस है, हेवी प्रेजेंस मौजूद है। तीसरा, इंडिया इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि इतना मेजर ऑफेंसिव लॉन्च कर सके इस पाकिस्तान के ऊपर, और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इंडिया का ऑफेंसिव भी नहीं हो सकता। उस टाइम पर ये था। और वह चौथी चीज ये थी 1971 के अंदर कि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट 97% पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी थी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो चुकी थी, और वो बॉडी मतलब मुखालिफ हो चुकी थी पाकिस्तान आर्मी की। सो वो एक अलग सिनेरियो है। अब आते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन का एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता और वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या मैं कहूँ कि ये बस एक एंड स्ट्रेटेजी है या ये इमरान खान का अंत है, इमरान खान को अब कुछ नहीं मिलेगा और ये बस पाकिस्तान आर्मी जीत चुकी है? नॉट एग्जैक्टली, ये एक रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज है वगैरह वगैरह, लेकिन ये एग्जैक्टली यही बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ 1971 के लेंस से देख रहे हैं, हम दूसरे स्टेट के कोलैप्स को नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल रवांडन जेनोसाइड बड़ा खतरनाक जेनोसाइड था, उसे अगर कोई पढ़े समझे तो वहां पर क्या हुआ था रवांडा के अंदर। रवांडा के अंदर हुटू और टुट्सी का झगड़ा था, दोनों काले थे। मसला यह था कि जो टुट्सीज थे वो सारे के सारे बैठे हुए थे गोद में फ्रांस की मदद से उन्होंने हुटुओं के ऊपर, जो कि मेजोरिटी थी, उनके ऊपर हुकूमत की हुई थी। तो अल्टीमेटली जब हुटुओं को मौका मिला, हुटुओं की गवर्नमेंट को मान नहीं रहे थे टुट्सी, तो हुटुओं को जब मौका मिला तो उन्होंने काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी पाकिस्तान आर्मी कर रही है ना, इसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के सामने एक ऐसे थ्रेट हो गया है कि पाकिस्तान आर्मी चाहकर भी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान आर्मी बहुत सारी चीजें मैनेज करना चाहती है, लेकिन बहुत ज्यादा कैपेसिटी यूज करने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी से चीजें मैनेज नहीं हो रही। पाकिस्तान आर्मी ने आइन का जनाजा निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह सबका, सारे इंस्टीट्यूशन का जनाजा निकाल दिया, मतलब पूरी रियासत का जनाजा निकाल दिया। पुलिस, कोर्ट, आपके ब्यूरोक्रेसी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्लियामेंट, सबका जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान आर्मी ने, सिर्फ खुद को बचाने के चक्कर में। लेकिन फिर भी उनसे मामला नहीं संभल रहे। ये भी एक इतना बड़ा ड्रॉबैक है। इमरान खान को जेल में डाल दिया, इलीगल केसेस, ये वो फलां फलां बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उनसे मामला संभल नहीं रहे। मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सो ये भी इन इटसेल्फ बताता है कि 1917 जैसा सिनेरियो बिल्कुल ना हो, लेकिन यहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी की एक बिलीव है कि हम इकोनॉमी को ठीक करेंगे तो इनके मामला ठीक हो जाएंगे। मसला इकोनॉमी का अब नहीं रहा। इकोनॉमी का मसला तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था पाकिस्तान के अंदर, चलो ठीक है, महंगाई थी, खामोश हो गए। आपने लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, उसको हर्ट किया है। सेल्फ रेस्पेक्ट जिस बंदे की आप हर्ट करते हो ना, वो फिर बदला लेता है। ये इस फौज को अब बात समझ में आएगी कि सेल्फ रेस्पेक्ट इस फौज की नहीं है, सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट आवाम की भी होती है। ये फौज बड़ा मिसकैलकुलेट कर गई है इस मामले के ऊपर। मिसकैलकुलेट क्या मतलब, इग्नोरेंस और एरोगेंट थे कि इनको लगता था कि सेल्फ रेस्पेक्ट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की है, सेल्फ रेस्पेक्ट पाकिस्तान के लोगों की नहीं है, पाकिस्तान की डिग्निटी नहीं है, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल चूतिए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। सो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली चोट है ना, ये फौजियों की नस्लों को पे करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फौज की जो नस्लें हैं ना, नई आने वाली नस्लें, वो भी फौज की ये पे करेंगी। रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान मेरे लिए कभी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो आ जाएगा दोबारा पावर में, हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि उसकी गवर्नमेंट भी पावर में आ जाएगी, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ समझौता करके आकर हुकूमत में बैठ जाएगा। लेकिन मेरे मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैं चाहता हूँ इस रियासत के अंदर हो, वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा इमरान खान, क्योंकि इमरान खान बड़ा सॉफ्ट है, लीनियंट है। वो हार्डकोर रेडिकल जो होते हैं ना, रेडिकल कमिटेड रेवोल्यूशनरीज होते हैं ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है। ये एक सूफी पॉलिटिशियन है, और सूफीज्म से मुझे दिलचस्पी है अपनी पर्सनल लाइफ में। इंसान को अपनी जाती जिंदगी में सूफी थॉट्स बिल्कुल अपनाने चाहिए, लेकिन जब आप बादशाह बनते हो तो फिर आपका काम नहीं है सूफी बनना, फिर आपको बड़े प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ते हैं। आप ये मिस्टिसिज्म के चक्कर में नहीं पड़ सकते, आपको बड़े रियल लाइफ सॉल्यूशंस लाने पड़ते हैं। यहाँ पर इमरान खान आएगा, फिर सूफी
पीस थॉट होंगी, फिर हम ये करें वो करें, प्यार मोहब्बत से चलें, अमन वगैरह वगैरह, माय फुट अमन। जो लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट की है ना इस आर्मी ने, इस जुडिशरी ने, इस पुलिस ने, इसका बड़ा मतलब है ना इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैं फ्रेंकली बोलूं तो कोई भी आर्मी चीफ आ जाए तो वो अब वो डैमेज रिपेयर नहीं कर सकता। कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, यहाँ ये काकड़ आ जाए या काकड़ का बाप भी आ जाए, काकड़ समझता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मैनेज कर लूंगा। हालांकि पढ़ा लिखा है लेकिन मसला ये है कि मैनेज नहीं कर पाएगा। इसको भी दिन में तारे नजर आएंगे, बहुत जल्दी नजर आएंगे इसको। जैसे वो नहीं आया था इसहाक डार, मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं जादूगर, तो फिर उसको भी दिन में तारे नजर आ गए थे, इकोनॉमी ने इसहाक डार को ठीक कर दिया था। तो ये काकड़ भी आया है, तो काकड़ समझ के आया है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, काबिल बंदा हूं, मैं ये स्टंट मारूंगा, यूं करूंगा, मीडिया मुझे सपोर्ट करेगा और फिर मैं मामला ठीक करा कर लूंगा। पीडीएम जैसी बड़ी जमातें ठीक नहीं कर सकी, काकड़ तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, फिर भी तू चल तेरे को भी लग पता जाएगा। सो यहाँ पर ये बड़े मसले हैं कॉम्प्लिकेटेड। जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है ना, ये बड़ी हंट करेगी, क्योंकि कल मैं 14 अगस्त के दिन थोड़ा सा घूम फिर रहा था तो देख रहा था मैं कि ये रेंजेस वाले जानबूझकर जाकर पीटीआई के लोगों के झंडे उठा रहे थे। अब एक झंडा नहीं था, वो पीटीआई का एक झंडा नहीं था, वो फीलिंग्स थी, वो सेंटीमेंट थे, वो वैल्यूज थी। रेंजर्स ने उन वैल्यूज को, उन फीलिंग्स को हर्ट किया। अच्छा, ये वैल्यूज सिर्फ एक माइनॉरिटी की होती ना, बर्दाश्त किए जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एक माइनॉरिटी का क्लब होता, एक छोटी सी मतलब आवाम का ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे एमक्यूएम वाले झंडे लगाते थे, तो एमक्यूएम का एक छोटा सा धड़ा था, उसको डंडा दिया तो एमक्यूएम सीधी हो गई। एक छोटा सा माइनॉरिटी सा धड़ा था, उसको डंडा दिया गया, वो सीधा हो गया। लेकिन इसी तरह से बलोच के अंदर, तो बलोचों के अंदर एक छोटा सा धड़ा था जो बलोचों के अंदर में से भी बगावत कर रहा था, सो उसको भी डंडा दिया, वो फिर भी मतलब ठीक है, वो लड़े वगैरह इंडिया की प्रॉक्सी के थ्रू। इसी तरह से आपके ये हो गए, ये जो आपके टीटीपी वाले, उनका भी छोटा सा धड़ा था, वो भी लड़े, लेकिन फिर भी वो इतनी मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, पूरी पश्तून पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। बलोच लिबरेशन आर्मी पूरी बलोच पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, समहाउ थोड़ी बहुत मतलब माइनॉरिटी थी वो मैनेज कर रहे थे। यहाँ पर जो एमकेएम थे वो सारी मुहाजिरों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी सारे दूसरे मुमालिक के स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, सारी सिंधी कम्युनिटी को नहीं कर रही है। सो इसी तरह से जैसे नवाज शरीफ को डंडा दिया, नवाज शरीफ सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। यहाँ पर गेम बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इमरान खान मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमरान खान ऑलमोस्ट 70 to 80% पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप है ना पीटीआई का झंडा फेंकते हो या खींचते हो, तो आप 70 to 80% जो पॉपुलेशन है उसके सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। अब जब जो सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं ना, फिर वो बदला लेते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं। क्योंकि आप किसी भी, मैं आपको बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। मोहब्बत हर जगह पर रह सकती है। मोहब्बत गुर्बत में चल सकती है, मोहब्बत अमीरी में चल सकती है, मोहब्बत फकीरी में चल सकती है, मोहब्बत दूरी हो, अगर दोनों के दरमियान दूरी हो तब भी चल सकती है। मोहब्बत तब भी चल सकती है अगर एक बंदा जेल में हो, एक घर में हो, तब भी चल सकती है। मोहब्बत उम्र के आखिरी हिस्से तक भी चल सकती है। मोहब्बत एक जगह के ऊपर नहीं चल सकती जहां पर आप दूसरे को बदतमीजी करें, दूसरे की तौहीन करें, दूसरे को जलील करें। वो मोहब्बत रातों रात उड़ जाती है, रातों रात वो मोहब्बत गुम हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि वो मोहब्बत थी किधर। द मोमेंट आपने अपने पार्टनर को इंसल्ट किया, आपकी वो मोहब्बत उड़ गई, वो मोहब्बत बची ही नहीं। सो ये वो चीजें हैं जो समझनी चाहिए। अब ये जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है ना, वो 80% के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुंह पर तमाचे मार रही है, नफरत फैला रही है। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी तमाम उम्र में नफरत की सियासत की है। 70 साल की मतलब उम्र में नफरत की सियासत की है, फिर उसको ताकत से जस्टिफाई करने की कोशिश की और ताकत से उस नफरत को बैलेंस करने की कोशिश की है। यहाँ पर इन्होंने 80% पाकिस्तानियों के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी है और उस नफरत को मजबूत करते जा रहे हैं, मजबूत से मजबूत करते जा रहे हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? नेट रिजल्ट होगी कि पाकिस्तान आर्मी के लिए लोगों के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। नफरत ये मीडिया से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3-4 चूतिए पकड़ के उसको बिठा कर कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। नेट रिजल्ट ये निकल रहा है कि नफरत एक ऐसे स्टेज के ऊपर पहुंच जाएगी जब आप चाहते हो कि इनके मुंह पे ऊपर थूक दिया जाए। आप ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच रहे हो। नफरत की भी एक जर्नी होती है ना, एक मूवमेंट होता है नफरत का, आप एक दूसरे को इग्नोर कर देते हो। एक मूवमेंट होता है कि आप थोड़ा फासला कर लेते हो। एक होता है कि आप 2-3 हफ्ते बाद नहीं करते हो। एक मूवमेंट होता है कि आप दूसरे को देख के ही उसको गाली देकर उसको मारने की कोशिश करते हो। आप बस मतलब है ना, आपके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं, इतनी नफरत हो जाती है आपको अगले बंदे से। सो ये जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है ना, इसके बड़े खतरनाक नतीजे होंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए। ये पाकिस्तान आर्मी अभी मतलब ये अभी कंट्रोल में है ना, ये इनको लगता है ये कमजोर नहीं है, ये ताकतवर लोग है, ये कंट्रोल करके बैठे हैं, ये मैनेज करके बैठे हैं, ये सब कुछ समझ रहे हैं कि मैनेज हो चुका है, सो अब हम ठीक है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हर प्लेन अच्छा होता है जब तक प्लेन चाहे कितना भी बुरा हो, प्लेनिंग कितनी भी बुरी हो तब तक अच्छी होती है जब तक सब कुछ अच्छा होता है। द मोमेंट चीजें खराब होना शुरू होती है ना, फिर पता चलता है कि अरे ये प्लेनिंग ही बकवास थी। सो यहाँ पर भी यही है, द मोमेंट जब इनको लगेगा कि यार इनकी तो बड़ी बच गई है, इन लोगों ने तो बड़ी मिस्टेक्स कर दी है, ये कर दिए वो कर दिए, इनको धीरे धीरे रियलाइज होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अक्टूबर के करीब या नवंबर के करीब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान
आ जाएगा, इमरान खान की पार्टी आ जाएगी। अब ये इमरान खान की गलती है कि पीछे शाह महमूद कुरैशी जैसे वायद लोगों को छोड़ के गया है। मैंने पहले भी कहा था परवेज इलाही और शाह महमूद से निजात हासिल कर ले, इमरान खान ने नहीं की। अब भुगते यार, ये इस बंदे से तो मैं वैसे ही चढ़ा हुआ हूँ इमरान खान से। बहरहाल ये आ जाएंगे, इसकी पार्टी वाले कुछ करते हैं नहीं करते वो इनके ऊपर है, और अल्टीमेटली फिर होगी एक ठीक ठाक लड़ाई। और इस लड़ाई में जो नुकसान होगा ना, इस फौज को बड़ा मतलब गुरूर है कि इसके ऊपर कोई मतलब हाथ नहीं डाल सकता। द अमाउंट ऑफ डेड दे विल रिसीव, जो लाशें ये फौज रिसीव करेगी उस जंग के अंदर, फिर आर्मी को समझ में आ जाएगा कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। और जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं तो फिर आर्मी को समझ में आ जाएगा कि अब वो एक लॉन्ग प्लेयर नहीं रहे, बल्कि उनको बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया रहते हुए तो रियासत बचेगी, अगर समझौते नहीं किए उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सीधी सीधी बात है। शायद ये आपका जो 14 अगस्त था जो कल आपने मनाया, ये आपका आखिरी 14 अगस्त हो। अगले साल तक शायद आपका रियासत ना बचे अगर सही फैसले ना हुए। बहरहाल ये उसी चीज के डायरेक्शन के अंदर चीजें जा रही हैं। ये मुजीब को भी पकड़ के लाए थे ना, तो फिर ये कह रहे थे कि मार्च के अंदर उसको पकड़ के ले आए, थोड़ा क्रैकडाउन किया, 2 हफ्तों के अंदर हालात कंट्रोल कर लिए इन लोगों ने बांग्लादेश के अंदर। वहां के जो पार्टी वार्टी थी उन सब के बड़े बड़े लीडर को पकड़ लिया, मुजीब को यहाँ पर ले आए, तो 2 हफ्तों के अंदर हालात ठीक हो गए थे। 6 महीने के बाद जब मुक्ति बानी ने स्ट्राइक बैक किया, उसके बाद उनको पता चला कि ओह चीजें तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, अब तो चीजें खराब होना शुरू हो गई। सो इनको अभी भी ये लगता है कि ये चीजें बिल्कुल ठीक है, मैनेज है, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ये कर लेंगे। ये नहीं कर पाएंगे, इनको सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले। और इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने बमबारी की है वो हाफिज गुल बहादुर फैक्शन के ऊपर, हालांकि एचबीजी फैक्शन भी कोई इतना अच्छा दूध का धुला हुआ नहीं है, उसको भी जानता हूं, लेकिन मसला ये है कि ये जो बमबारी इन लोगों ने की है ना, इसके बड़े खतरनाक नतायज होंगे और बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यहाँ पर भी। सो मिलिट्री चारों तरफ से इंगेज है, डोमेस्टिकली इंगेज है, फॉरेन पॉलिसी में इंगेज है। सो मिलिट्री को तो अब दिन में तारे नजर आएंगे, जितना खुद को सर्ट किया है तो इनको पता चलेगा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से, कल मैं उसका 14 अगस्त का वीडियो बयान वगैरह सुन रहा था। उस पूरे बयान में उसने इमरान खान को लताड़ दिया। मतलब बंदे को एक मतलब थोड़ी सी ना तमीज होती है। ये बंदा थोड़ा सा वायात है, सीधी सीधी बात है। मैं सुनता हूँ, मैं इसकी बातें भी सुनता हूँ, हालांकि इस्लाम का अच्छा खासा तारुफ है, लेकिन ये वायात है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है इसके साथ। इसको लगता है कि इसने जो एक रिडल है जो इस्लाम के अंदर जो बड़ा मतलब है ना कंफ्यूजिंग टॉपिक हुआ करता था, उसको हल कर दिया तो ये दुनिया के सारे मसाइल का हल जानता है। ऐसा नहीं है। और इसको पॉलिटिक्स भी आती है, इसको ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हजरत अली का किस्सा था हजरत माविया के साथ, ये हमें बचपन में ही पता चल गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ईयर या इंटर में था तो मुझे समझ में आ चुका था, क्योंकि मैंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया था किताबें वगैरह। हजरत साद बिन अबी वकास के बेटे के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दी थी, मुझे सब कुछ क्लियर हो चुका था। उस टाइम पर मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, एक शिया होता था, एक अहले हदीस वाला होता था, मैं थोड़ा लिबरल मुस्लिम टाइप बंदा हुआ करता था। तो 3 दोस्त होते थे, हालांकि हम हमारे दरमियान डिबेट होती थी। सो शिया हजरत अली के फेवर में होते थे, वो अहले हदीस वाला थोड़ा सा मुखालिफ होता था, ज्यादा मुखालिफ होता था। हालांकि मैं उसे कहता था कि थोड़ा सा सब्र करो, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा पॉलिटिकली बंदा था, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करता था इस पूरे वाक्य की। फॉर एग्जांपल मेरी एनालिसिस ये होती थी कि करबला से जो सबक हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि मुसलमानों का अगर पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाए तो नवासा रसूल भी नहीं बच सकता। सो पॉलिटिकल सिस्टम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये मेरा कंक्लूजन होता था कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम आपका मिसमैनेज हो जाए, करप्ट हो जाए, या कोई ऐसी करप्ट एलीट आकर बैठ जाए तो आपके नवासा रसूल भी बच नहीं सकते, क्योंकि आपका पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो चुका है। सो पॉलिटिकल सिस्टम आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, आपको उसको मैनेज करना चाहिए। दूसरा बड़ा लेसन मैंने ये लर्न किया था कि यजीद चाहता तो हुकूमत चला भी सकता था, अगर इमाम हुसैन उसकी बैत ना करते तब भी यजीद की हुकूमत चल जाती। लेकिन गुरूर और तकब्बुर में आकर जो उसने काम किया तो उसकी वजह से उसको उसके नताइज भुगतने पड़े। इसमें एक और पॉलिटिकल लेसन ये है कि आप कभी भी एक पावरफुल बंदे को या एक ऐसे बंदे को जिसकी पूरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, उसको मिलिट्रीली या मिलिट्री पावर से क्रश करने जाते हैं, जिसका पॉलिटिकल पावर बड़ा है, तो उसके रिजल्ट्स आपके लिए भी अच्छे नहीं निकलते, आपकी बादशाहत के लिए और आपकी रियासत के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये इसमें पाकिस्तान आर्मी को भी सीखना चाहिए। जैसे इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा लोग अटैच हैं, तो इसको ये मिलिटरीली क्रश करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट बड़े खतरनाक होंगे। और मैं फ्रेंकली चाहता हूं कि ये थोड़ा सा कर लें, ये काम इस बार थोड़ा सा ये कर लें, ये इमरान खान को मार दे। मैं फ्रेंकली चाहता हूं कि ये कर दें, इनको थोड़ा सा पता चलेगा आने वाले दिनों में, इनको सामने जो होगा, द अमाउंट ऑफ डेड पाकिस्तान आर्मी रिसीव करेगी, जो लाशें पाकिस्तान आर्मी रिसीव करेगी, लाल मस्जिद के बाद इतनी लाशें नहीं रिसीव की थी पाकिस्तान आर्मी ने, जो इसके बाद रिसीव करेगी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विल बी कंप्लीट, मतलब शायद अगले साल आप 14 अगस्त भी ना मना सके। रियासत होगी तो 14 अगस्त होगा, रियासत ही नहीं होगी तो 14 अगस्त कैसा होगा। सो ये जो सारा तमाशा है, ड्रामा है, ये तो होने जा रहा है खत्म। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है, जुडिशरी वुडिशरी से वो तो मैं मानता भी नहीं था, पहले कभी मैंने माना भी नहीं था और आज भी नहीं मानता। मुझे अफसोस ये होता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे
बंदे, यार वाहियात आदमी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही पॉलिटिक्स तो तुम मुंह मत खोला करो। तुम्हें समझ नहीं आ रही पॉलिटिक्स तो मुंह मत खोला करो। बेशरम आदमी, तुम मुंह से भक्कर चले जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि क्या बोलना है, कैसे नैरेटिव सेट करना है। फॉर एग्जांपल, नवाज शरीफ के केस को मिला रहा था ये इमरान खान के घड़ियों के केस के साथ, मिस डिक्लेरेशन ये वो वगैरह। इससे कहते हैं इमोशनल बायसनेस। मतलब आप जब भी कोई ऐसा डेटा देखते हो तो उसमें आप इतने बायस्ड हो जाते हो, इमोशनली बायस्ड हो जाते हो कि आप दूसरा पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पाते, क्योंकि आप जज्बाती होते हो। अब ये चीज मुझे है ना हॉन्ट करती है, क्योंकि अगर ये बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इतना इमोशनली बायस्ड है कि वो सिर्फ नवाज को देख रहा है, पाकिस्तान आर्मी को देख रहा है और ये दूसरे मामला नहीं देख रहा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कल सबके ऊपर लताड़ा ये किया, लेकिन इसने 2 सवाल नहीं पूछे, 3 सवाल इसको पूछने चाहिए थे। एक, जिले शाह का कातिल कौन है, अरशद शरीफ का कातिल कौन है, इमरान रियाज खान को अगवा किसने किया। ये तीनों सवाल इसके जहन में नहीं है, क्योंकि ये इमोशनली बायस्ड है। अब जब एक इतना इमोशनली बायस्ड बंदा हो, उसने करबला के ऊपर इतने बड़े स्टेटमेंट दे दियो, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? अब तो इसकी रिसर्च के ऊपर भी डाउट होता है कि क्या इसने सही रिसर्च की भी है या नहीं की है, या इसने बस इमोशनल स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। तो ये वो चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। हम लोगों के अंधी तकलीद करना शुरू कर देते हैं। ये काफी इमोशनली बायस्ड बंदा है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे पूछता हूँ, ये 3 बंदों के इश्यूज एड्रेस कर दे इस रियासत से, इन 3 सवालों के, इस फौज से, आसिम मुनीर से 3 सवालों के जवाब पूछे, मैं मान जाऊंगा। पहला सवाल ये कि क्या ये अरशद शरीफ के ऊपर ये रियासत, ये फौज जवाब देगी क्या हुआ था अरशद शरीफ के साथ। दूसरा सवाल ये, जिले शाह को किसने शहीद किया। तीसरा सवाल ये, इमरान रियाज खान को किसने अगवा किया। चौथा सवाल ये, 25 मई को पीटीआई के ऊपर किसने क्रैकडाउन लॉन्च किया। 5वां सवाल ये, 9 मई के अंदर कोर कमांडर को, जो कि लाहौर का कोर कमांडर था, उसको मीडिया के ऊपर क्यों नहीं लाया जा रहा। ये वो क्रिटिकल सवाल है जो नहीं पूछ रहा। ये फिर कहता है कि मुझे बड़ी समझ है, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, इंजीनियर माय फुट। ये तुम्हारी क्रिटिकल एनालिसिस है। जो रियासत नैरेटिव सेल करे वही बाय करो, ये तुम्हारी क्रिटिकल नैरेटिव है, क्रिटिकल एनालिसिस है। हर रियासत का नैरेटिव बाय करते रहते हो। जो रियासत का नैरेटिव बाय करे वो क्रिटिकल माइंड है ही नहीं। क्रिटिकल माइंड तो वो होता है जो रियासत के नैरेटिव को चैलेंज करे। ये क्रिटिकल माइंड है जो आसिम मुनीर के गुन गा रहा है। तो ये बड़े ढोंगी बाज हैं। बहरहाल ये जो भी है, ये सारे के सारे फड़े जाएंगे। इनको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि रियासत कहां पर पहुंची है, कैसे पहुंची है, और इनकी हाँ में हाँ मिलाने की वजह से पहुंची है। करबला ना होती अगर यजीद के दरबार में चंद लोग उठ जाते, फिर भी करबला हुई। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ समझते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर 71 नहीं, मिडिल ईस्ट के अंदर ये जब सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया गया था, तो सद्दाम हुसैन को एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया था ईरान के रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ। इस वजह से थोड़े इनमें आपस में इख्तलाफात हो गए थे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला था? अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि जब सद्दाम हुसैन की बारी आई तो सारे अरब को यूनाइटेड होकर सद्दाम हुसैन के पीछे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सारे अरब डिवाइडेड थे, नहीं खड़े हुए। अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को मार दिया और उन्होंने अपनी ताकत ही कम करवा दी। आज भी इराक स्टेबल नहीं है, फिर सीरिया भी स्टेबल नहीं है। सो अरब को मैनेज करने के लिए भी इन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई हुई है। सो ये वो चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप देखनी चाहिए कि हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन को कैसे रिवाइव करना चाहिए। बाकी ये जो मामलात हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये क्रिटिकल माइंडेड नहीं है बंदे। जो रियासत का नैरेटिव बाय करे वो क्रिटिकल माइंडेड होता ही नहीं है, वो कभी भी क्रिटिकल माइंडेड नहीं होता। ऑडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन 2 पॉइंट कवर करके फिर क्लोज करता हूँ। सबसे पहली चीज, जिस तरह से आसिम मुनीर ने इस मुल्क को चलाया है ना, ये एक तरह से ठीक ही चलाया है। आपके सामने जुडिशरी को नंगा कर दिया, मीडिया को, इन सब की हैसियत आपके सामने बता दी कि क्या है। इमरान खान को भी ऐसे ही चलाना चाहिए था। इमरान खान के सामने जो अपोजिशन थी वो उसकी कुत्ते जैसी हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान इतना भी डंडा देता जितना आसिम मुनीर ने दिया है ना, ये सारे $बिलियन आपको वापस घर में देकर जाते। जो आप इनसे पैसे निकलवाना चाहते थे नेब के थ्रू, वो थ्रू, ये सारे के सारे सीधे हो जाते। लेकिन इमरान खान के ड्रामे अजीब थे, पता नहीं क्या कर रहा था उस टाइम के ऊपर। यही डंडा अगर इनको दे देता ना, पीपल्स पार्टी वालों को, इनको, तो इन सब की ठीक हो जाती तबियत, ये जुडिशरी ठीक हो जाती। जो डंडा आसिम मुनीर ने दिया, ये तरीका सही है हुकूमत चलाने का। लेकिन जो आसिम मुनीर ताकत इस्तेमाल कर रहा है ना, वो मेजोरिटी आप पाकिस्तानी के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये उन माइनॉरिटीज के ऊपर इस्तेमाल कर लेता ना, पाकिस्तानी वाह वाह करते, इमरान खान भी भूल जाते। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को डंडा देता, पाकिस्तानी वाह वाह करते। आसिम मुनीर ये नूली को डंडा देता, लोग वाह वाह करते। आसिम मुनीर पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर ईट से ईट बजा देता। सिंध में पीपल्स पार्टी से लड़ने आता, मैं इसको नाम देता, मैं इसको बताता पीपल्स पार्टी के कौन कौन से बदमाश है, कहां पर है, कैसे है, मैं इसको नाम देता। एक एक बंदे का घर में दिखाता, इसको एक एक बंदे के बच्चे दिखाता, उसके पैसे दिखाता, उसने पैसे किधर रखे, ये सब मैं उसको दिखाता। सिंध के अंदर नाम लेता, फिर मैं दिखाता इसको। लेकिन ये पाकिस्तान की मेजोरिटी के साथ लड़ना शुरू हो गया है। बेवकूफ है, इसको मेजोरिटी के साथ लड़ना नहीं चाहिए था, मेजोरिटी के साथ इसको समझौता करना चाहिए था। और वो जो माइनॉरिटी है जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉलिटिकल माइनॉरिटी है, उसको डंडा देना चाहिए था। मीडिया के अंदर चंद चूतिए बैठे हैं, उनको डंडा देना चाहिए था। बहरहाल जो आसिम मुनीर ने किया है, ये एक अच्छा तरीका है हुकूमत चलाने का, लेकिन गलती इससे ये हुई है, इसने मेजोरिटी से लड़ाई कर ली है। इसको माइनॉरिटी से करनी चाहिए थी। मेजोरिटी से लड़ाई करते करते इसने अपना पूरा पावर एग्जॉस्ट कर दिया है और अल्टीमेटली
मिलिट्री पावर खत्म कर दिया है और इसके पास अब ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब इवेंट जैसे जैसे हालात खुद को डिक्टेट करना शुरू करेंगे, इसको रियलाइज होगा कि इसके पास ताकत नहीं है, इसके पास और ज्यादा पावर नहीं है। सो तब इसको महसूस होगा कि ये कितना कॉर्नर हो चुका है। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मैंने बेवकूफ लोग देखे हैं, उल्टी सीधी पॉलिसीज बनाने के चक्कर में इंडिया के साथ झुक जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक प्रिंसिपल आप हमेशा याद रख लीजिए, अमन आपको कोई भीख में नहीं देता, इज्जत आपको कोई भीख में नहीं मिलता। भीख मांगोगे अमन की तो जलील हो जाओगे, भीख मांगोगे इज्जत की तो जलील हो जाओगे। अमन और इज्जत दोनों ताकत से मिलती है। जितने आप ताकतवर होंगे उतने आपके यहाँ पर पीस होगा, जितने आप कमजोर होंगे उतनी आपके यहाँ पर तबाही होगी। अफ्रीका के ममालिक कमजोर हैं, वहां पर तबाही है। मिडिल ईस्ट के ममालिक कमजोर हैं, तबाही है। जितने आप कमजोर हो जाएंगे उतनी तबाही होगी। सो आपको ये देखना है कि आप ताकतवर कैसे रह सकते हैं। ये बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। बाकी इन दी एंड कंक्लूड यही करता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी बड़े खतरनाक काम अंजाम दे रही है, इसके सामने बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं और जिस तरह की लड़ाई पाकिस्तान आर्मी ने छेड़ दी है, उसके आर्मी चीफ ने छेड़ी है और इनके चेले चपाटों को तो कोई अकल ही नहीं है। अब जब जनाजे उठाएंगे अपने दोस्तों यारों के तो अकल आ जाएगी, फिर इनको पता चलेगा कि कहां पर गलती की। सो ये जो किया है पाकिस्तान आर्मी ने, इसके बड़े खतरनाक नतीजे होंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान आर्मी आइंदा कभी भी सर नहीं उठा सकेगी इस रियासत के अंदर। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।